नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और हम एक बार फिर आपके सामने लेकर पेश हैं सत्ता का संग्राम, प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस। देखिए, चुनावी महासमर की शुरुआत हो चुकी है और इस चुनावी संग्राम में क्या कुछ चल रहा है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे, उनकी बातें समझ रहे हैं। तो जरूरी है कि अलग अलग राजनेताओं से भी बात करें, अलग अलग दलों के नेताओं से बात करें और समझें कि उनको सियासी समीकरण किस तरह से दिख रहा है और जिस सीट पर हम मौजूद है वहां की लड़ाई कैसी है। लेकिन क्योंकि आज हम राजस्थान में जयपुर में मौजूद हैं, तो जयपुर की तो बात होगी, साथ ही साथ पूरे राजस्थान की भी बात होगी। वहां पर क्या गणित है वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास नेता देखिए बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबसे बात करेंगे और समझेंगे कि यहां पर राजस्थान के रण में सत्ता का संग्राम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है और क्यों, क्या कारण है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। गजेंद्र सिंह राठौड़। गजेंद्र सिंह जी, जयपुर से शुरुआत करते हैं। क्या मुद्दे हैं जयपुर लोकसभा सीट के, मुद्दे क्या हैं सबसे पहले तो? जयपुर लोकसभा सीट से मुद्दे तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो दबा दिए गए हैं और नया एक मुद्दा चालू किया है जो सनातन धर्म और धर्म के नाम से, राम मंदिर के नाम से, और इसके मुद्दे के ऊपर लोग नेचुरली भगवान के नाम से डाइवर्स होते हैं। बाकी आज के जमाने में अभी जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, सारे मुद्दे इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो इनके आगे गौण होते जा रहे हैं। और हमारे कह रहे हैं दबा दिए गए हैं, तो कांग्रेस को किसने रोका है मुद्दों को उठाने से? कांग्रेस उठाए ना, सड़क पे उतर के उठाए। कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस तो बराबर उठा रही। मेरा कहने का मतलब है मुद्दे दब गए उनके साथ, क्योंकि वो हिंदुत्व और सनातन धर्म को इतना ऊंचा उठा दिया है कि हमारे जो मांगे, हमारी जो मुद्दे हैं जो हम जनता के सामने रख रहे हैं, उन सबको पीछे धकेल दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा आज के तारीख में जो हम समझ रहे हैं, एक ही मुद्दा लेके चल रही बीजेपी, सनातन धर्म और राम मंदिर। उसके अलावा आप खुद ही बता दो क्या किया। हम तो 5 साल में, वो रेखा मैडम आई थी पिछली बार, खूब जोर जोर से बोल रही थी बलात्कार बलात्कार, महिलाओं का अत्याचार, ये वो सब। उसमें भी मैं मीटिंग में कहा, मैंने कहा मैडम आप एक बात बताओ, सत्ता आते ही एक भी महिला के साथ बलात्कार हो तो आप पद से इस्तीफा दे दोगे? वो बोल ही नहीं भाई। और आज स्थिति वो की वो है। आपने देखो ना, उठा उठा के रोज पेपर देखो आप, कितने भ्रष्टाचार हो रहे, कितने हो रहे। कहते पेपर वीक भी इनके टाइम में हो रहा है, चोरी लकारी वो भी इनके टाइम में हो रही है, बलात्कार भी हो रहे। क्या सुधर गया? 5 महीने 6 महीने में सरकार चल रही है, क्या कर रही है? कुछ हमें तो कुछ नया लगा नहीं, कुछ भी। सिर्फ एक ही मुद्दा है बस, सनातन धर्म और मंदिर, राम मंदिर, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं एक एक करके आपके सवाल और इनके जवाब भी लेता चलता हूँ। आप लोग, मैं आपके पास आऊंगा संतोष, अपना नाम बताइएगा मैम। और सिर्फ सनातन धर्म के मुद्दे के भरोसे बीजेपी और राम मंदिर के भरोसे चुनावी मैदान में उतर रही है राजस्थान में और जयपुर में भी? मैं पूजा कपिल मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश। देखिए, एक्चुअली कांग्रेस पर अपने तो कुछ कभी मुद्दे और स्थिति रही नहीं, जो जिस तरह से इन्होंने राजस्थान को गर्त में डुबोया था। आज विकास को लेके मोदी जी के प्रति विश्वास, उनकी ईमानदारी, पारदर्शिता, कर्मठ कार्यशैली, भारत को जिस तरह खड़ा किया, वो विश्वास जनता को और विशेषकर मातृशक्ति को, और उसके साथ में अरे सनातन है तो गौरव की बात है। ये गौरव की बात है कि राम मंदिर बना है। इनको पता नहीं राम मंदिर से क्या परेशानी है, आमंत्रण पर भी नहीं गए तो घुमा फुरा के यही लाना है। राम मंदिर बना है, गौरव की बात है, पूरी जनता के लिए अच्छी बात है, राम जी आए। लेकिन जिस तरह से आज भारत आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में 5वीं शक्ति बन के खड़ा है और अगले टाइम में बिल्कुल इस प्रतिबद्धता के साथ में हम जनता के साथ में, जनता के पास वोट मांग रहे हैं और मोदी जी की इस गारंटी पे हमें विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है कि ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। अब इनसे पूछा जाए, हवा में तो नहीं बन रही है, काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, रेल से लेके, चाहे चंद्रयान हो, सूर्ययान, सब जगह काम हो रहा है। चाहे हर तबके को, जो कहते हैं अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का जो हमारा विचार है, उसको भी धरातल पर जिस तरह उतारा जा रहा है। तो ये काम की गंगा, विकास की गंगा, विश्वास की गंगा, ये मोदी जी के गारंटी की गंगा है, जिस पे ये काम कर रहे हैं। अब इन पे कुछ है नहीं, तो इनको बस यही नजर आता है। और बिल्कुल इस पर सीटों की भी गारंटी दीजिए, 25 की 25 या 101% हैट्रिक बनाएगा राजस्थान। 25 के 25 कमल खिला के मोदी जी को केंद्र में समर्पित करेगा राजस्थान। ये राजस्थान की जनता और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से, इसी कार्यशैली पर काम कर रही है। और अभी रिसेंटली विश्वास दिया है जनता ने, और अब ये और भी बढ़कर आएगा, ये वोट प्रतिशत और भी बढ़कर आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। रिसेंटली आपके एक मंत्री को भी हरा दिया था चुनाव जनता ने।
हाँ, वो रिसेंटली बिल्कुल आपकी बात सही है कि चुनाव आया था। कभी कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है। मैं आज की बात कर रही हूँ, आप लोकसभा पे बात कर रहे हैं, सरकार हमने बनाई, लेकिन आज जो 25 हमारे जो कमल खिल के जाने हैं, वो जाने राजस्थान से हैट्रिक बनाएंगे। ये जनता, ये पूरी तरह से राजस्थान की जनता समर्पित होकर वोट देगी। मोदी जी पे ये विश्वास है, उनकी गारंटी पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्य पर और उसके विचार पर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के काम पर, विचार पर विश्वास है। इनका जोश बड़ा हाई लग रहा है। अभी जब सर बोल रहे थे तो बड़ा कांग्रेस के अंदर मायूसी इतनी क्यों दिखाई दे रही है? यहाँ पर कई बड़े चर्चे हैं कि बहुत से प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, वो भी मुद्दा आप ठीक से नहीं उठा पाते हैं। तमाम अलग अलग मुद्दे होते हैं। चंदे को लेकर बात होती है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको ज्यादा दे दिया, क्यों? क्योंकि हमको कम मिला। मुद्दों को सड़क पर तो ला ही नहीं रही कांग्रेस, जनता के बीच जा पा रही है क्या? मैं सीएल यादव, कांग्रेस प्रवक्ता। आपने सुना होगा कि जब दीपक बुझता है तो फड़फड़ा तब होता है, और ये बीजेपी के हाल होने वाला है। यदि राजस्थान में 2.5 का अंक भी छू ले तो आपका मेरा चैलेंज है। और ये सरकार के जाने का, मोदी जी झोली उठा करके भागने वाले जल्दी। रही देश के विकास के मुद्दों की, तो जो ये विकास जीडीपी के बातें कर रहे हैं वो फर्जी आंकड़े। हकीकत में आपकी इनकम बढ़ी, 3 गुना हुई, किसानों की इनकम दुगनी हुई। 2700 रुपए एमएसपी का दावा यही प्रधानमंत्री करके गए थे, हुई गेहूं के ऊपर। ये झूठ बोलते हैं, जुमले बोलते हैं। प्रधानमंत्री का एक ही काम है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो। बीजेपी, भाजपा, आरएसएस का एक ही मुद्दा है कि झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। महिलाओं के सम्मान की बात, मणिपुर की महिलाएं सम्मान नहीं है, मणिपुर की महिलाओं का सम्मान नहीं चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ को गालियां बक के जा रहे हैं इनके अंधभक्त, वो क्या महिलाओं का सम्मान नहीं है? क्या मणिपुर में एक बार भी मोदी जी गए, अमित शाह जी गए? क्या वो मोदी जी का परिवार नहीं है? क्या विदेश किसी दूसरे देश का हिस्सा मणिपुर? वो संदेश खाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के का मैं भी बोला क्या प्रधानमंत्री ने? क्या देश के लिए जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ फोटो शॉप करवाना मोदी जी की गारंटी है, जो गारंटी फेल होने वाली है। देश की जनता फेल होने वाली है। केवल इस विरोध से, इस वक्तव्य से तो आप चुनाव नहीं जीतने वाले ना। जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों का आप लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ही बस खुश हैं कि उससे ही काफी हो गया काम। सब मुद्दे हैं, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, कितनी इनकम बढ़ी, आज जो इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम इक्वलिटी है। युवाओं के साथ कार्यक्रम किया, वो जितना बीजेपी से नाराज है उससे ज्यादा कांग्रेस से नाराज है। क्या आपने भी उसके लिए कुछ नहीं किया? रोजगार को लेकर बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है, वो सबसे सवाल कर रहा है। नहीं किया ना हमने, 5000 युवाओं को बेरोजगार नहीं किया ना हमने। 50,000 महात्मा गांधी जो इंटर्नशिप थे उनको नहीं छीना ना, उनको नहीं छीना ना। सही कर रहे हो आप, युवा सही कर रहे हैं। हमने 5000 युवाओं को बेरोजगार नहीं किया सरकार बनते ही, हमने रोजगार दिया। 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है। तो इसलिए हमने, डेफिनेटली आप सही कह रहे हो। इसलिए बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस में यही बड़ा फर्क है कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, जो कहती है वो करती है। हमने 22 लाख के किसानों का कर्ज माफ भी किया है। 6000 करोड़ रुपए जो ये चुनाव के समय 2018 बोल के गए थे 18 में, वो पैसा भी हमने दिया है, जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था इनको। इनका सिर्फ झूठ और जुमले और गुमराह करना है। कन्हैया लाल को 50 लाख हमने दिए। सब आपने कर दिया तो जनता ने क्यों? प्रधानमंत्री बोल के ये तो झूठ और क्या होता है कि गुमराह होती है। उसका परिणाम आपके कर्णपुर में देखिए ना क्या हुआ, जो अग्निवीर मंत्री को कैसे हराया इन्होंने। नई परिपाटी चालू की है, अग्निवीर मंत्री बनाना। अग्निवीर सैनिक तो बना ही रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। और अग्निवीर मंत्री और चालू कर दियो। हाँ, गुमराह करके, झूठ बोल करके, जुमलों से। इसके अलावा सबसे पुरानी पार्टी के सामने अगर कोई गुमराह करके चुनाव जीत जाए तो ये बड़ी चुनौती। गुमराह करके कैसे चुनाव जीत लेते, थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, गुमराह करके चुनाव कैसे जीत लेते हैं, मेरा नाम विकास बरेठ है, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हूँ। गुमराह करके चुनाव कैसे जीत लेते हैं, ये तो इस देश ने सदियों तक, दशकों तक देखा ही है कि किस प्रकार एक परिवार ने पूरे देश को अंधेरे में रखकर और किस प्रकार दशकों तक पूरे साधनों का उपयोग अपने निजी हितों के लिए किया। जिनके खुद के प्रधानमंत्री इनके आज के जिनके सपने हमारी सरकार को पूरे करने के लिए कहते हैं, वो जो खुद कहा करते थे कि 1 पैसे में से 1 रुपए में से 85 पैसे हम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। तो गुमराह करके तो इन्होंने चुनाव लड़ा है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी झोली उठाकर चले जाएंगे, तो मैं कहता हूं झोली उठाकर जाने का समय तो मम्मा और बेटे का है, जो जमानत के ऊपर घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए, आकंठ घिरी हुई पार्टी के न मुखिया है न कुछ और हैं। फिर भी देखिए, आज पूरे देश को झोंक दिया इन्होंने, पूरे इनके कांग्रेस पार्टी के संसाधनों को झोंक दिया, फिर से उसी डिब्बे को लॉन्च करने के लिए जिसको जनता ने बार बार नकारा है।
ये बात करते हैं मणिपुर की। अरे संदेश खाली न्याय यात्रा लेके निकले थे ना राहुल बाबा, संदेश खाली गए क्या न्याय यात्रा लेके? मिले संदेश खाली की पीड़िताओं से, यहाँ आए थे 1 2 3 4 माधुरी दीक्षित जी का पूरा गाना गा के गए, 10 तक की गिनती करके गए। 10 दिन में लोन माफी नहीं करूं, कर्ज माफी नहीं करूं तो मुझे बताइएगा क्या हुई थी कर्ज माफी? यहाँ युवाओं को ये बात करते हैं, 5,000 युवाओं की, अरे 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डुबो दिया आपने, उनके पेपर बेच के खा गए इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। देखिए अभी क्या हुआ, देखो इनके यहाँ बदला बराबर लिया जाता है। उस समय मुख्यमंत्री जी ने माइक अपने हाथ में रख के और अध्यापकों से पूछा था कि क्या गोविंद डोटासरा जी पैसे लेते हैं ट्रांसफर के? उन्होंने कहा हाँ लेते हैं। बोले ठीक से सुना ही नहीं दिया, तो बोला हाँ लेते हैं। और आज वही चीज गोविंद डोटासरा जी ने माइक अपने पास लेके पत्रकारों के सम्मेलन में पूछी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ऊपर भरी सभा में आरोप लगे। ये इनका चरित्र है, इनके चरित्र का ही परिणाम है। आप बीच में मत बोलिए बहन जी, बीच में मत बोलिए। आप सहनशीलता का परिचय दें, अपने पार्टी के संस्कारों का परिचय यहां ना दें, आपके पार्टी के परिचय का यहां ना दें, संस्कारों का परिचय, पार्टी के संस्कार पार्टी तक रखें। इनके चरित्र को, इनके किरदार को देश की जनता ने नकार दिया है पूरे तरीके से। 2013 में इससे ज्यादा बुरी 14 में इनकी हार हुई थी, 19 में उससे ज्यादा सीटें हम लेके आए और इस बार और भयंकर हार इनकी होने जा रही है। और जो ये खोखले दावे करने की 2 सीटों में भाजपा नहीं आएगी, मैं तो समझता हूं कि ये इससे बड़ा हास्यास्पद बयान कुछ नहीं हो सकता। इनसे जरा ये भी पूछे कि अगर आई तो ये क्या करेंगे? टिकटें जिनको दी वो तो लोटा लोटा के जा रहे हैं। जयपुर में दी टिकट, आरती ने बोल दिया मैं नहीं जमानत जब्त कराऊंगा, मेरे पास नहीं है पैसा। राजसमंद में जिसको टिकट दी वो टिकट लौटा के चला गया। टिकट लेने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं और जिताएंगे किसको? इनके दावों को जनता सिरे से नकार कर चुकी है, चाहे युवा हो। अच्छा एक और बात ये कह रहे थे मणिपुर के अंदर महिलाओं पे अत्याचार, वहां नहीं गए। अरे आपकी दीदी जाती थी ना, पूरा लाव लश्कर लेके, कैमरे वैमरे लेके आंसू निकालती थी घड़ियाली। राजस्थान में हजारों बहनों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार किए गए, टुकड़ों टुकड़ों में काट के राजस्थान की बेटियों को फेंक दिया गया। एक दिन भी दीदी नहीं आई, एक दिन भी बाबा नहीं आए। ये पर्यटन सिर्फ वहां है जहां सरकारें नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करना, कोई सरोकार नहीं है जनता के हितों से। और वही है कि राजस्थान फिर से हैट्रिक बनाएगा और मोदी जी को इस बार 400 से ऊपर सीटों में राजस्थान पूरी 25 की 25 सीटें देश के विकास को समर्पित करेगा। 25 सीटें। सवाल इन्होंने कई सारे उठा दिए हैं। सवाल बड़ा यह है कि मुद्दों की जब बात हो रही है और कांग्रेस की जब बात हो रही है राजस्थान में, जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा में आपकी सरकार बनी थी और पिछले चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद भी जो दावे हो रहे थे उससे तो बेहतर सीट्स आई जो मुझे लगता है। लेकिन अभी कांग्रेस पीछे क्यों दिख रही है? इनका उत्साह ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस को लेकर जो खबरें आती हैं प्रत्याशियों वाली, ऐसा नहीं कि बीजेपी आरोप लगा रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, आम लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं। कई जगह घूम कर आया हूं मैं राजस्थान में, तब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि प्रत्याशी भी चुनाव में उतरने से पीछे हट रहे हैं या उनको लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। ऐसी वजह, ये स्थिति बनी क्यों है? देखिए मैं पौरुष भारद्वाज हूँ, मैं प्रवक्ता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है और उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्शन होता है वो उस पार्टी के कामकाज का असेसमेंट होता है, ना कि विपक्ष के कामकाज का असेसमेंट होता है। ये कांग्रेस से होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात है कि बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, जब भी कभी प्रधानमंत्री जी तो खैर मीडिया के सामने आते ही नहीं है, लेकिन जब भी कभी संबोधित करते हैं, किसी सभा को संबोधित करते हैं, किसी मीटिंग को संबोधित करते हैं, तो आप उनके अगर उनका 10 मिनट का भाषण होगा तो 8 मिनट वो कांग्रेस से बोलेंगे, नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक पे बोलेंगे, लेकिन ना तो खुद की अपनी पार्टी की कोई उपलब्धि बताते, ना खुद की सरकार की कोई उपलब्धि बताते। और खुद के जो पूर्वज नेता थे, चाहे वो आजादी के जमाने के रहे हो, आजादी के जमाने के क्या किस्से रहे हो हमको सबको ध्यान है, तो वो अपने पूर्वजों का नाम तक लेने में प्रधानमंत्री जी शर्माते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि कांग्रेस जो है वो देश की सरकार के मुखिया पे के जमाने पर मौजूद है। अब हम बात करेंगे कि चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए। देखिए मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि इलेक्शन जो भी हो, चाहे वो राज्य सरकार का चुनाव, विधानसभा चुनाव हो, तो राज्य सरकार के कामों का असेसमेंट होना चाहिए। निश्चित तौर पर जनता ने हमें नकारा, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पे बात केंद्र सरकार के बारे में की जानी चाहिए ना। और जब हम केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं तो हम 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए सरकार सत्ता में आए, सत्ता में आने के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा 2014 में। तो 2014 में इनके 2 तरह के कैंपेनिंग थी। एक तो इनकी कैंपेनिंग थी जो तत्कालीन हमारी यूपीए सरकार थी उसके खिलाफ इन्होंने जो भी कथित आरोप लगाए, चाहे वो 2G स्कैम का आरोप हो, चाहे वो कोल स्कैम का आरोप है, जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं। दूसरी बात इन्होंने एक पॉजिटिव बात करी कि भाई हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, हम 2022 तक हर सर पे छत देंगे, हम काला धन लेकर के आएंगे और हम इतना काला धन लेकर के आएंगे कि अपर मिडिल क्लास तक का जो है टैक्स माफ हो जाएगा और उसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग 30-35 रुपए प्रति लीटर तक छू जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इस तरह के इन्होंने तमाम वादे करे। देखिए उसके बाद 2019 का चुनाव आता है, ये सरकार पूरी तरह विफल रहती है अपने वादों को पूरा करने में। और हाँ, हमारे ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाए उनको भी पूरा करने में विफल रहती है।
हमारे में इतनी नैतिकता थी कि हमारी सरकार के समय हमारी सरकार के किसी मंत्री पे कोई आरोप लगा तो हमने तत्काल उस मंत्री से ना सिर्फ इस्तीफा लिया बल्कि हमने खुद ने अपनी एजेंसी से कहकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा और कोर्ट में पेपर लीक वाले में किस पर कार्रवाई हुई थी? देखिए मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूँ, पहले अपन केंद्र सरकार के चुनाव इसलिए उस पर बात कर ले। पेपर लीक वाला मामला है और राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार के जब चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर बात करेंगे। पहले हम सेंट्रल के चुनाव उस पर बात कर ले। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो जो आरोप लगे उन पे सबने न्यायालय ने हमको बरी किया। इनके तथ्य इतने कमजोर थे कि अपील तक में नहीं गए। अपील में इसलिए नहीं गए, इनको पता था कि झूठे लोग हैं, ये झूठ जनता को बरगला करके सत्ता में आए हैं और हमारे खिलाफ आरोपों में कई दम नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा किए गए वादों की। तो 2014 में इन्होंने जो जो वादा किया, मैं चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी मेरे वादे जवाब देंगे उनसे आप इस बात को पूछें कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहाँ है। आपने जो 2022 तक हर सर पे छत की बात की आपने, वो कहाँ है? इस तरह के जो तमाम सारे जो भी वादे थे उनमें से क्या आपने एक भी वादा पूरा किया? नहीं किया। अब ये कहते हैं कि साहब जनता हमें इतना पसंद करती है कि हम 2014 में भी जीत गए, हम 2019 में भी जीत गए। 2014 में तो आप इसलिए जीते थे क्योंकि आप झूठ बोल के आए थे। 2019 में आप इसलिए जीते कि पुलवामा हो गया। और देखिए जिस पुलवामा की लहर पे आप लोग सवार होकर सत्ता में आए, आप उस पुलवामा हमले में कौन कौन सी आतंकवादी संगठन शामिल थे आप उनकी जांच तक नहीं कर पाए। उनको सजा देना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारत की जनता निश्चित तौर पे जाग चुकी है। और आप बात कर रहे हैं भाई हमारे कैंडिडेट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो आपके तो पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट छोड़ के भाग गए थे। दिल्ली में आके गौतम गंभीर जी सांसद थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आपके हर्षवर्धन जी इतने सीनियर नेता थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। और कल पर जो वित्त मंत्री जी का भी तो बयान है ना, भैया मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। और हाँ एक बात और, वित्त मंत्री जी का जिक्र छिड़ा है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे भी हम बात करना चाहेंगे। वित्त मंत्री जी के हस्बैंड है, उनका आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिर्फ भारत का नहीं, ये अब तक का विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो आप देखिए झोला उठा के जाने की वाकई में तैयारी थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, भैया रुको झोले की तलाशी दो, पहले झोले में क्या क्या। उसमें तो आपके झोले में भी तो आया ना 1500 करोड़। देखिए इस बात को समझने की बात है कि भाई बस तो हम रहे यहाँ दुख ये लग रहा है कि उसको ज्यादा मिल गया, हमें कम मिला। लाभान्वित कौन है? लाभान्वित कौन है हमारे? अच्छा आप मानिए 1500 करोड़ कुछ नहीं होते। देखिए आप ये कहिए कि हम सब शामिल। राजनीतिक दलों को अब आप भी इसे बोल रहे थे कि अब आप भी इसे बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं मतलब आप भटक गए, मुद्दे से भटक गए, आप मुद्दे से भटक गए। सुनिए मैं बात को ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई हमारे पास सरकार थोड़ी है, हम किसी भी ईडी की जांच छोड़ने बैठे वाले, सीबीआई की जांच छोड़ने बैठे वाले, हम किसी को टेंडर थोड़ा दिलवा रहे हैं। सरकार तो इनके हाथ में ना। और हमने देखा ना जो उसके आंकड़े एसबीआई ने बाहर के, इधर तो आपके ना ईडी की रेड पड़ती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, उधर से कंपनियां फटाफटा करके देती है। फार्मा कंपनियां, अस्पताल आपको क्यों देंगे? किसी भी राजनीतिक दल को चंदा क्यों देंगे? आप देखिए जो आपकी सीरम कंपनी थी उसने चंदा दिया। तो मैं आपको कह रहा हूँ आपकी पोले खुल चुकी, आपकी बौखलाहट बता रही है। मैं सही बोल रहा हूँ, आपकी बौखलाहट बता रही है। आप बौखला गए, मैं मुद्दों पे बोल गया, बौखलाहट बता रही है आपकी। तो मैं आपको कह रहा हूँ निश्चित तौर पर भारत की जनता जाग चुकी है। 2019 का जो चुनाव, 2014 का चुनाव इन्होंने झूठ पे जीता था, 2019 का चुनाव इन्होंने पुलवामा की लहर पे सवार होकर जीता था, और 2024 में अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी जितने और कॉन्फिडेंस में जी रही है, सड़क पे नजर आएंगे। दावा कर रहा हूँ इस बात का, 6 जून का इंतजार कीजिए। ठीक है, सड़क पर नजर आने वाले हैं आप लोग 2024 में। आरोप आपने सुन। देखिए केंद्र सरकार का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है। 2014 से पहले किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। एक भी आंकड़ा गिनाया? अब मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, 2014 में किसान के कृषि बजट कितना था? 2200 करोड़। हमने कर दिया 1.25 लाख करोड़ बजट, 5 गुना से ज्यादा हमने कृषि बजट कर दिया। ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी क्या थी 2014 में बताएंगे? गेहूं की एमएसपी 1400 थी, आज 2400 रुपए मिल रही है। चावल कितना था? 1325, आज आपको 2275 रुपए मिल रहा है। ये बात करेंगे। 1200 मंडियों का हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया। ये बताएंगे महंगाई यूपीए के समय में 2009 से 13 तक डबल डिजिट में महंगाई थी, 11-12% तक। हमने इतनी भीषण महामारी के बावजूद भी हमने इन्फ्लेशन रेट 7% से ऊपर नहीं जाने दी। और अभी आपने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ते ही नहीं है कांग्रेसी, ना ये होमवर्क करके आते हैं ना पढ़ते हैं। अभी पढ़ा होगा इन्होंने कि 8% विकास दर 8% है भारत की, और महंगाई दर 3.1% आ चुकी है। और ये बात करेंगे बेरोजगारी की। इन्हें फिर कहता हूं, मैं इनको चैलेंज देता हूं, ये पढ़ते नहीं है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का आंकड़ा उठा के देख लें, सिर्फ 5 साल में, मैं 5 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, 14.75 करोड़ लोगों ने ईएसआई और पीएफ में अकाउंट खुलवाया है। इसका मतलब उनको रोजगार मिला है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ईएसआई और पीएफ में अकाउंट खुलाया है, वह भागीदार बने, जिसका मतलब है इतने लोगों को रोजगार मिला है।
प्लस मुद्रा लोन योजना के तहत 46 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन योजना दिया, जिससे व्यापार कर रहे हैं रेडी वाले, ठेली वाले। आज आप स्वरोजगार किस तरह से जो महात्मा गांधी की बात करते थे, उनके आदर्शों सिद्धांतों को लेकर चले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये ग्राम स्वराज की बात करते थे। आज हमने ग्रामों में बिजली देने का काम किया है, हमने जल से नल देने का काम किया है, हमने सड़कें बनाई हैं। इन्होंने देश को लूटा 58 साल सिर्फ एक परिवार की वजह से, वंशवाद की वजह से, उनका सारा भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को छोड़ दीजिए, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ये जमानत पर है भ्रष्टाचार में। क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी? और क्या बात कर रहे थे, ये मुद्दों की बात क्या कर सकते हैं? जिस हिसाब से राजस्थान में भजनलाल सरकार आई है, मैं आपको बताता हूं चैलेंज करके, इन्होंने तो भविष्य खराब कर दिया। 20 पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, हमने एक भी पेपर लीक होने नहीं दिया। अभी आरपीएससी की कई परीक्षाएं ली हैं आरपीएससी ने, हमने कमर तोड़ दी पेपर लीक माफियाओं के। एसआईटी का अगले दिन ही सरकार बनते गठन कर दिया, और आपने देखा 75 से ज्यादा, अरे सुनो, 75 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ लिया। आपके समय भाग गए थे, आपने पकड़ नहीं पाए। आरपीएससी में मंजू शर्मा, संगीता आर्य, उन तक हाथ चली गई है। एसीबी ने अरे पर्ची से तो घबरा गए आप। सुनो, पर्ची सुनो, हाँ, पर्ची से तो जवाहरलाल नेहरू आया था, पर्ची से जवाहरलाल नेहरू आया था। अगर इतिहास बताओ कांग्रेस पार्टी के लोगों को, पहले मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता और ये यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं, ये इतिहास पढ़े अपना कांग्रेस पार्टी का। इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात होगी। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड सुनिए, 1600 करोड़ इनको मिले कांग्रेस पार्टी को, और जितने भी विपक्षी दल हैं उनको 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा मिला है, वो चंदा डकार गए। ये बात करेंगे। और सुनिए, आज भारत में नए युग का अभ्युदय हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने धार्मिक हिंदू धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान किया है। ये क्या बात करेंगे जो कश्मीर, हमने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को अभिन्न अंग बना दिया भारत का, ये क्या बात करेंगे? इनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति है, ना रीति है। इनका युवराज तो 20 साल से डोल रहा है, ना भारत की जनता को समझ पाया, ना भारत नहीं बनना चाहते। इसका मतलब पार्टी, देखिए इनके पार्टी वैसे छोड़ के जा रहे हैं इनके कार्यकर्ता। आप देखिए पिछले 5-6 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देवड़ा तक सब पार्टी छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि इनकी ना रीति है, ना नीति है, ना विश्वास है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। जो भी कहा है, चाहे सड़क है देने की बात हो, कितनी सड़क बनाते थे 2014 से पहले? 12 किलोमीटर, आज 38 बन रही है। 38 पहले कितने एम्स थे आपके पास, बता सकते हो? 7 एम्स थे, अभी हमने 15 एम्स बना दिए। क्या बात करोगे? आपके पास तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं है। कौन थे वो? आ रहा हूं, रुके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।